हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे जानते हो? स्क्रीन पे ही आपको लिखा हुआ दिख रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे पहले आप लोग इस चीज़ का आंसर दो। व्हाट इज़ एन एटम? एटम आखिर क्या भला है? चलो वो दे जान लेते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटायरली ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का सबसे जो छोटा पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एटम, व्हिच इज responsible फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एक एलिमेंट का एक एलिमेंट कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, गैस के स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में है, तो वो एटम की वजह से। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। क्यों? एटम के बीच में घोर शत्रुता है, यानी कि एटम एक दूसरे से जो है दूर भागते हैं। सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, कल जो फिजिक्स का जो चैप्टर गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो उसमें मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, लिक्विड, जैसे कि पारद या जिसे हाइड्रोजन में भी बोला जाता है, या Hg उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो उसको वो लिक्विड फॉर्म में है एटम की वजह से। तो एटम ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसका, वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, गैस के स्टेट में है, या लिक्विड के स्टेट में है, वो एटम की वजह से। एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ओके, ये लाइन क्लियर हुआ। नेक्स्ट, एन एटम इज डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब क्या है? डिविजिबल का मतलब इसको जो है डिवाइड किया जा सकता है। हाई हो गया ना, इसको जो है डिवाइड किया जा सकता है बीच से। मतलब बीच से काटा नहीं है, तरबूज थोड़ी है। इसको आप जो है डिवाइड कर सकते हो। इट कंपोज्ड ऑफ मैनी स्मॉलर पार्टिकल्स। इसके अंदर काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और सबसे मेन बात एक न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये चार चीज़ें एक एटम के अंदर होता है प्रेजेंट। नेक्स्ट, वही चीज़ है। Among those particles, protons, neutrons and electrons are known as fundamental particles. मेन जो पार्टिकल्स होते हैं वही तीनों होते हैं। अब इनके कुछ टेबल जान लेते हैं, कुछ गुण जान लेते हैं। अच्छा गाइस, एक बात आपने नोटिस की होगी, जो फोटो थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है। मतलब कि यार, वो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ये फ़ोटो मैंने कैप्चर किया था, क्योंकि वीडियो को कैप्चर करने में, सॉरी, वीडियो क्लास लेने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा था, तो इसीलिए मैंने ये फ़ोटो जो है थोड़ा जल्दी जल्दी में क्लिक किया। प्रोटॉन के जो डिस्कवरर हैं उनका नाम है गोल्डस्टेन। इन सब के नाम आपने पहले भी सुना होगा। और इनके जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है ना, वो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि कैसे जे जे थॉमसन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन नाम के वर्ड को निकाला। क्यों, कैसे निकाला, आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चला जिसकी वजह से उन्होंने पूरा एक इलेक्ट्रॉन नाम का एक वर्ड निकाल दिया, जिसने आज हमारी जान जला दी है कि नहीं। और चैंडविक ने न्यूट्रॉन को निकाला, प्रोटॉन ने गोल्डस्टेन को निकाला। नेचर क्या है? प्रोटॉन का जो नेचर है ना, वो है पॉजिटिव। नेचर का मतलब समझते हो? गुण, प्रकृति। नेचर का तो मीनिंग तो वैसे प्रकृति होता है, उसका गुण क्या है? न्यूट्रॉन का न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव है। अब देखो, मैक्सिमम लोगों को डाउट रहता है, मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है कि सर, न्यूट्रल और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है? वैसे तो यार देखो, डिफरेंस इतना है नहीं, बहुत ही कम ही डिफरेंस है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूट्रल जो होता है ना, न्यूट्रल यानी कि टोटली ज़ीरो, पूरा फिनिश, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बर्तन में न्यूट्रल चीज़ है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है, पूरा ज़ीरो। यानी कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
6 माइनस 6, आंसर क्या आएगा? 0। यानी कि मेरे पास 6 आम थे और आपने पूरा 6 के 6 आम ही मुझसे ले लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। एनीवेज तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने मेरे से पूरा 6 के 6 आम ही ले लिए, तो मेरे पास आम ही नहीं है, पूरा 0, यानी कि टोटली न्यूट्रली हो गया मैं। ठीक है, मेरे पास आम ही नहीं है, आम मेरे पास मौजूद ही नहीं है। लेकिन नेगेटिव क्या है? 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। तो 1 यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, यानी कुछ तो है उसके पास में, लेकिन वो क्या है? नेगेटिव में। ओके, कुछ तो है मेरे पास लेकिन वो नेगेटिव में है। लेकिन 6 माइनस 6 यानी कि टोटल 0, यानी कि न्यूट्रल, कुछ भी नहीं है। नेगेटिव तो छोड़ो, उसका जो कुछ तो वैल्यू है, कुछ तो वैल्यू है उसका नेगेटिव में, लेकिन न्यूट्रल में तो कुछ भी नहीं है, 0। महादानव, महाराक्षस, महासुर, साला जिसके साथ में भी घूमता मिलता रहता है उसी का ही छोड़ो, उसका ही एल लगा देता है। वेल, तो समझ गए न्यूट्रल और नेगेटिव के बीच में डिफरेंस। ऐसा साफ रखो ना, अच्छा लगता है। नेक्स्ट, चार्ज, सॉरी मास। प्रोटॉन का जो मास है ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे और यहाँ पे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो टोटली चेंज ही भैया। अब आते हैं चार्ज पे। चार्ज जो है प्लस, इसका प्रोटॉन है तो प्लस ही होगा। 1.602 इंटू 10⁻−19। ये बेसिक चीज़ है। कोई भी आपका रिलेटिव कुछ जिसको ज़्यादा ही केमिस्ट्री का नॉलेज होगा, जिसको ज़्यादा ही केमिस्ट्री का भूत सवार होगा ना, वो आपसे कभी कभार इस सवाल के बारे में पूछ ही लेगा कि अच्छा मुझे बात बताना, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। फंस जाओगे यदि इसमें यदि आपने इस टेबल को याद नहीं करा होगा। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻−19। समझे? न्यूट्रॉन का, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के बोला आपको, 0, यानी कुछ भी नहीं। नेगेटिव, चलो इसका थोड़ा सा वैल्यू तो है जो कि याद ही नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं, इसमें बस वही छोटा मोटा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, बस छोटा मोटा डिफरेंस, ज़्यादा नहीं। और साथ ही साथ में दोनों का जो यूनिट है वो कूलम है, कूलर नहीं भाई, कूलम है। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन भी पढ़ा जाएगा, सब कुछ पढ़ा जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। मेनली मेरा देखो, मेरा एम है जुलाई 1 तारीख से पहले आपको फिज़िक्स को मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कैच करवा दूँ। फिज़िक्स मेन इम्पोर्टेंट है, समझो। तो इसीलिए फिज़िक्स, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो यूनिट एंड डायमेंशन जो आएगा ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और एक दो चैप्टर्स होंगे मेन बड़े बड़े, यूनिट एंड डायमेंशन और स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन, ये दोनों जो है महादानव है, मतलब बेसिक है। स्केलर एंड वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन, इसको हम लोग फिज़िक्स में पढ़ेंगे। फिज़िक्स में थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग फिज़िक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री हम लोग ख़त्म करते हैं, 10 मिनट हो चुका है। और नेगेटिव का देखो, यूनिट इसका दोनों का सेम है, कूलम। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल है Z एंड मास नंबर जिसका सिंबल है A। ओके, अब ये क्या भला है वो देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको आप एटॉमिक नंबर एज ए Z के रूप में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्या है? हाँ, as in a neutral atom number of protons is equal to number of electron।
भाई ये क्या है? भाई प्रोटॉन्स का चार्ज तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है, फिर ये दोनों इक्वल कैसे हो गए भैया? भाई ध्यान से पढ़ो। एज इन ए न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मैंने अभी क्या बोला? जिसका टोटली सब कुछ जीरो हो, उसका प्रोटॉन भी सेम और इलेक्ट्रॉन भी सेम। अभी दिमाग में नहीं घुसेगा, थोड़ा सा मैथ्स करेंगे तभी जाके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, इसके इसी पेज में हम लोग 4 मैथ्स करेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा विथ न्यूट्रल एटम एंड विदाउट न्यूट्रल एटम कि कैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम हो जाता है। ओके, बच्चे जो होते हैं ना यहाँ पे थोड़ा सा जो है गंडगोल कर देते हैं, गंडगोल यानी कि गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा। वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या ऐसे गंडगोल करते हैं, यानी क्या गड़बड़ करते हैं, कुछ तो ऐसा लोचा करते हैं बच्चे। वेल वो हम लोग अभी आगे ही देखेंगे, बस आने वाला है उस टॉपिक। We can say in a neutral atom, atomic number Z is equal to number of protons P। वो तो हमने यहाँ पे ही पढ़ा, लेकिन साथ ही साथ में एक शॉकिंग न्यूज़ है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तीनों इक्वल हो जाते हैं इन ए न्यूट्रल एटम। ये क्या है? अभी हम लोग कुछ मैथ्स करेंगे। ओके, सो तो सबसे पहले कार्बन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये एटम में मेन राजा जो है ना वो है कार्बन। कार्बन सभी के साथ में, एवरी एलिमेंट, आप जहाँ पे बैठे हो अभी उसमें भी साला कार्बन मिला हुआ है। आप चेयर पे बैठे हो या खटिया पे बैठे हो या बेंच पे बैठे हो या जो मोबाइल भी देख रहे हो ना उसमें भी कार्बन मिला हुआ है। हर एक पार्ट में, आप जिस किसी भी की चीज़ को भी टच करोगे, जिस किसी भी चीज़ को आप देखोगे ना उसमें कार्बन मिला है, सिवाय एक चीज़ के। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे एक सर ने भी हमसे एक बार यही क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मैं दे नहीं पाया। बाद में जब मैंने एक आंसर सुना, भाई साहब मेरा तो, मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके इर्द गिर्द ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें कि जो कार्बन है ना उसका 1% भाग भी नहीं है? आप ही के आसपास वो चीज़ प्रेजेंट है। ऐसा कौन सा चीज़ है आप ही के आसपास है जिस जिसमें कि कार्बन 1% भी नहीं है? अंदाज़ा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। कोई चम्मच बोलेगा, कोई स्टील बोलेगा, कोई प्लास्टिक बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। भाई हर किसी को जला दोगे ना तो काला काला ही निकलेगा लास्ट में, और वही काला काला ही तो कार्बन है। चम्मच को आप गर्म कर दो काला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन था भाई। लकड़ी में आग लगा दोगे वो जलकर राख बन जाएगा, वो राख काले कलर का होगा। जितने भी जला दोगे ना वो काले कलर का बन जाएगा। तो जो काला कलर है ना दैट इज कॉल्ड कार्बन। वो काला कलर उसमें प्रकट हो रहा है, इसका मतलब उसमें कार्बन है। लेकिन आप ही के घर में या आप जहाँ पे बैठे हुए हो उसके इर्द गिर्द एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि कार्बन का 1% भी नहीं है। उसको जला दोगे उसका कलर कुछ और ही निकलेगा, लेकिन काला बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या? मैं बताऊँ? जो जब एक नया नया घर बनता है, दीवार पे जो है ना पुट्टी किया जाता है, पुट्टी देखा होगा। वो जो पुट्टी किया जाता है ना, वो जो पुट्टी दिया जाता है व्हाइट कलर का, देखा होगा आप लोगों ने। व्हाइट कलर का जो पुट्टी दिया जाता है ना उसमें कार्बन 1% भी नहीं होता। गूगल में मार के देख लेना, उसमें कार्बन रत्ती भर भी नहीं होता, 1% भी नहीं होता। हर एक घर के दीवार में पुट्टी लगाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है वो, और उसमें कार्बन 1% भी नहीं होगा। उसको जला दोगे वही व्हाइट कलर ही रहेगा, लेकिन उसमें कार्बन 1% भी नहीं होता। कैसे? उसका वो कभी काला नहीं पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रख लेना, वो कभी भी काला नहीं पड़ेगा। यानी कि उसके अंदर भाई साहब कार्बन मौजूद ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपको मैंने एक लिखा है यहाँ पे C6, C6। अच्छा, मैं आपको एक डायग्राम में भी मैं आपको देता हूँ।
ए एक्स जेड। जेड आप जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्स का मतलब होता है एटम। कौन सा एटम है? जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे रहेगा और 6 जो है वो यहाँ पे रहेगा। और ये जो ए है ना, ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, यानी कि उसका मास कितना है वो यहाँ पे रहेगा। फिलहाल अभी इस पेज पे हम लोग मास का चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल इस चीज़ को प्रूव करेंगे। ओके, तो ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ए एक्स जेड, ए यानी कि एटॉमिक मास, एक्स यानी कि एलिमेंट, जो एलिमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा लाइक इट, एंड जेड यानी कि एटॉमिक नंबर। ओके, अब इसका आंसर निकालना है C6, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका 6 है। ओके, एटॉमिक नंबर किसके साथ समान है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, इज इक्वल टू 6। छक्का। वो मेरा वीडियो अगर देखेगा ना, गुस्सा आएगा, कमेंट कुछ ना कुछ करेगा। मैं जानता हूँ किसको बोल रहा हूँ, जो समझदार है ना वो जानता है मैं क्या बोल रहा हूँ। 6 3 छक्के, छक्का। ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम पे हमने तीनों यहाँ पे 6 लिख दिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E। सो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक और, SI14। SI किसका यूनिट है? कौन से एलिमेंट का नाम SI है? आप लोग अच्छे से जानते हो, मेरा वो सोलर पैनल वाला वीडियो तो देखा ही होगा, तो आपको मालूम होगा SI क्या है। नीचे कमेंट करना वो वीडियो देख के। ओके, मुझे नीचे कमेंट करना। मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, मैं क्यों बताऊँ, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा ये SI क्या है। अगर एलिमेंट पीरियडिक टेबल आपको याद है तो कमेंट करना, यदि नहीं याद है तो मेरा वो सोलर पैनल वाला वीडियो देख लो, जिसमें कि मैंने डिटेल में समझाया था कि सोलर पैनल कैसे वर्क करता है। ओके, तो अभी के लिए देखो, वो जो यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो जो डायग्राम बनाया था उसके अनुसार यहाँ पे जो Z है 14, प्रोटॉन 14 एंड इलेक्ट्रॉन 14, तीनों इक्वल ही है इन ए न्यूट्रल एटम। अच्छा, मैंने न्यूट्रल एटम लिखा है, यानी कि कुछ तो डिफरेंट भी होगा। जैसे कि मैंने वो जो बायोलॉजी में जैसे ट्रू न्यूक्लियस फॉल्स न्यूक्लियस लिखा था। न्यूक्लियस मतलब तो न्यूक्लियस, उसमें ट्रू न्यूक्लियस फॉल्स न्यूक्लियस क्या है नहीं पता तो जाके वो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल वाला वीडियो देख लो। 2 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई है, 2 दिन, आज से ठीक 3 दिन पहले। ओके, तो हमें पता कैसे चलेगा न्यूट्रल एटम क्या है? भाई भैया आप कैसे पता लगाए, मतलब कैसे आप अंदाज़ा, अंदाज़ा तो नहीं, आपको अंदाज़ा मैं क्यों लगाऊंगा, आपको कैसे पता चल जाता है कि ये न्यूट्रल एटम है? अभी एक और मैथ करता हूँ जो कि आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा, इसी के समान है। ओके, तो एक एग्जांपल है जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। एग्जांपल है F9 माइनस, आए हाय, F9 माइनस। भैया ये न्यूट्रल एटम नहीं है। कैसे पहचाना? देखो, यहाँ पे आपने एक सिंबल नोटिस किया होगा, ये यहाँ पे माइनस है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है।
माइनस का मतलब यहाँ पे खाली माइनस लिखा है यानी कि 1 माइनस, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल क्या है, इसमें कुछ भी यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं होगा। जैसे कि अब यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले लिखा था C6, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट नहीं था, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन जितना था न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन जितना था इलेक्ट्रॉन भी उतना ही था, दोनों इक्वली थे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंबल जोड़ दिया गया माइनस। माइनस मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ओके, तो वो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। अभी याद रखना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मैंने अभी बात बोला एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ओके, मैंने ये बात क्यों बोला अभी लग पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो Z है, Z यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। प्रोटॉन्स, भाई देखो ये रूल हर वक्त अप्लाई होगा, वो भी 9 है, हर वक्त नहीं। लेकिन जब बात आता है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें 10 लिख देंगे। क्यों क्यों 10 लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है, माइनस है तो यहाँ पे बढ़ कैसे गया? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले याद करो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है न्यूट्रल एटम में। ये पहले न्यूट्रल एटम था, इसी सिंबल के आने से पहले ये पहले न्यूट्रल एटम था। न्यूट्रल एटम यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम थे। लेकिन जब ये सिंबल जोड़ दिया गया यानी -1, यानी जो माइनस कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो इसमें जो ये -1 जोड़ दिया गया, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ गया, यहाँ पे मात्रा उसका बढ़ गया, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया 10। यदि यहाँ पे प्लस लिखा होता तो इसका जो आंसर होता वो होता है यहाँ पे 8। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे प्लस हो गया ना, यानी कि अभी यहाँ पे प्रोटॉन की अधिकता हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम हो गया, प्रोटॉन का मात्रा ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटॉन रह गया 9 और इलेक्ट्रॉन रह गया 8। हमेशा इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, इसीलिए ये रूल वेरिएबल है। ठीक है, प्रोटॉन और जेड हमेशा इक्वल ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन में ही कम ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सभी में जाके उंगली करता है, समझ रहे हो? एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको बेटरली क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक mg लिखने से मुझे पता नहीं क्यों गाली आता है जरा, वो लाइव ऐसे क्लास में तो मैं गाली नहीं दे सकता ना। तो यहाँ पे देखो, अब ये इक्वेशन क्या हुआ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नंबर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 12। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, प्रोटॉन भी 12। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन को हमेशा ये नंबर देख के लिख दो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन। पिछली बार पे खाली माइनस था, इस बार यहाँ पे 2+ लिखा है, यानी कि क्या है, प्रोटॉन की यहाँ पे अधिकता है। ठीक है, न्यूट्रल एटम में हमेशा याद रखना, न्यूट्रल एटम यानी कि यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं होगा। एज वी कैन से, जब यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो हमें ये पता चल जाता है कि ये न्यूट्रल एटम है जिसमें कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है। लेकिन जब यहाँ पे ये 2+ लिखा गया, ओके, जब यहाँ पे ये 2+ लिखा गया, तो अब इस 2+ का मतलब ये हो गया गाइस, जब ये 2+ लिखा गया तो इस 2+ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गया। लेकिन हमने तो यहाँ 12 लिखा, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का मात्रा घटाया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, ये दोनों हमेशा इक्वल ही रहेंगे, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। प्रोटॉन यहाँ पे 2+ है, आप यहाँ पे 14 लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन 12 लिख दोगे ना काकू। अगर आप ये चीज़ लिख दोगे ना भैया, एग्जामिनर सीधा मार्क्स काट देगा। क्योंकि यहाँ पे रूल देखो, मैंने रूल्स में थोड़ी ऐसे रूल्स में लिख देता हूँ, मैं इसीलिए तो इसी पेज पे कर रहा हूँ, वरना मैं तो वाइट पेज पे करता। इसी पेज पे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रूल गिवन है। बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स करते करते हर वक्त रूल्स भूल जाते हैं।
तो इसीलिए मैं तो इसी पेज पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह मैंने इसीलिए छोड़ा है बनाते समय इस पेज को। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, 12 - 2 लिख दो तो आंसर हो जाएगा 10। ओके, ये 10 कम, मुझे 70 ज़्यादा लग रहा है। अब सही है, अब तो पूरा सही है। ओके, तो यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही कम ज़्यादा करना, प्रोटॉन और जेड को, इन दोनों का आपको हाथ नहीं लगाना है, इसी को ही हमेशा चेंज करना। अंडरस्टैंड। अब आगे मास नंबर। अब आया एटॉमिक मास का बारी, कि पिछली बार हमने जो मैथ्स किया वो हम लोग एटॉमिक नंबर के आधार पे ही किया। अब एटॉमिक नंबर तो होगा, साथ ही साथ में मास नंबर भी होगा। ठीक है, हर छोटा सा छोटा चीज़ को हम लोग पढ़ के जाएंगे। मास नंबर, रूल याद रखना, मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, जो मास नंबर है अपना, वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स, जो 2 प्लस लिखा जाता था प्लस प्रोटॉन्स, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। ओके, अब उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, तो जैसे कि यहाँ पे ए, पी और एन लिखा हुआ है, तो वैसे हम लोग लिख देंगे ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। अच्छा, पी को हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, जेड। ओके, तो यहाँ पे पी को हमने क्या पढ़ा, जेड, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना जेड प्लस एन। क्यों, क्योंकि जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे डिस्कशन किया। लेकिन मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन मैं कैसे निकालूंगा। देखो, पिछली बार में हम लोग क्या निकालते थे, पिछली बार में हम लोग जेड निकालते थे, पी निकालते थे और ई निकालेंगे। इस केस में हम लोग एक एक्स्ट्रा एलिमेंट निकालेंगे जो कि होगा एन। एन यानी कि न्यूट्रॉन। ओके, जिसका जो फॉर्मूला है वो है ए माइनस जेड। क्या है उसका फॉर्मूला, उसका जो फॉर्मूला है, ओ शिट, वो है आपका ए माइनस जेड। ओके, सो तब इसी के ऊपर बेस करके कुछ मैथ्स कर लेते हैं, है कि नहीं। उसके बाद में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। 32S16, याद करो मैंने वो जो डायग्राम बनाया था, याद किया, वो जो मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था, याद है उसका कुछ पार्ट, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो जो डायग्राम बनाया, डायग्राम हमें क्या कहता है, ए एक्स जेड। ए क्या था, एटॉमिक नंबर, या आप जिसे मास नंबर भी कहते हो। एक्स क्या था, ये एलिमेंट, और जेड क्या था, ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस है, कितने नंबर पे, पीरियोडिक टेबल के अनुसार ये एटम कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे है। इसे सल्फर कहते हैं, 16 नंबर पे है ये। ओके, 15 नंबर पे फास्फोरस आता है, 16 नंबर पे सल्फर आता है। ये उसका एटॉमिक नंबर है। मास नंबर कितना है, उसका मास यानी कि उसका वस्तुत्व कितना ग्राम, कितना किलो, किलो तो छोड़ो, किलोग्राम तो बहुत दूर की बात है। सबसे छोटे यूनिट में इसको मेजर किया जाता है, जैसे कि कुलम। फर्स्ट पेज याद करो, ये मैंने हमने आपको पढ़ाया था वो, दैट इज कॉल्ड मास नंबर एक्स जेड। इसी डायग्राम को हमेशा याद रखना, इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो जेड है वो कितना निकलेगा, यहाँ पे जो आपका z है वो कितना निकलेगा, इज इक्वल टू जेड, यहाँ पे कितना होगा 16 ऑब्वियसली। अच्छा चलो लिख देते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू जेड। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग 16 लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये न्यूट्रल एटम है, क्योंकि यहाँ पे -2 +2 वगैरह कुछ भी नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या 16 लिख सकते हैं। डिटो मैंने मार दिया। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी कैलकुलेट करना होता है,
मास नंबर जब गिवन हो तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी कैलकुलेट करना पड़ता है, वो होता है एन। तो एन यहाँ पे क्या, इसी फॉर्मूले के अनुसार ए माइनस जेड, यानी कि 32 माइनस 16, 16 × 2 32 होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16। ओके, समझ में आया? ये तीनों तो हम लोग कब से निकाल रहे हैं, बाकी ये एक एक्स्ट्रा होता है मास नंबर में। ओके, तब एक और मैथ्स करते हैं, कुछ मैथ्स हम लोग और कर देते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। एक मैथ्स और कर देंगे, उसके बाद में 3 मैथ्स में आपको होमवर्क दूंगा, साथ ही साथ में उसके कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगा। उन्हीं ऑप्शंस में देखने आपको करेक्ट कौन सा है। ओके, तो नेक्स्ट इस बार हम लोग जो है बिना न्यूट्रल एटम के करेंगे, यानी कि वो एटम जो होगा वो न्यूट्रल नहीं होगा। 11 बी माइनस, ये न्यूट्रल एटम नहीं है क्योंकि हमें बी माइनस आ चुका है। ओके, और ये 5। ओके ब्रो, तो यहाँ पे जो आपका जो एटॉमिक नंबर z है वो कितना है, z यहाँ पे, z कम 2 ज़्यादा लग रहा है, z यहाँ पे कितना है 5, लिख देते हैं। प्रोटॉन कितना है 5, लिख दिया। इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है हमें, किस में, मास नंबर पे। तो 11 माइनस 6 कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 6। ओके, तो समझ में आया क्या क्या जो आंसर हमने निकाले, z निकला, p निकला, e निकला, n निकला। ये तीनों तो हम लोग कब से निकाल रहे हैं, कौन सा z, p और e, ये तीनों हम लोग कब से निकाल रहे थे। मास नंबर जब गिवन होगा, मास नंबर क्या है ये जब गिवन होगा तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूट्रन निकालना है। ओके, समझ में आया? अब मैं आपको कुछ मैथ्स दे रहा हूँ, ये तीनों के तीनों मैथ्स आपको करना है, तीनों के तीनों मैथ्स करने हैं। ऑप्शन एक ही रहेगा। ओके, ऑप्शन जो है वो एक ही रहेगा। ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 14, 7, 20, 25, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा लिख देता हूँ 41। ऑप्शंस कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, 4 ऑप्शन दिया जाता है, मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शंस दे दिए। कोई बात नहीं, क्योंकि ये तीनों के जो आंसर्स है ना वो इन्हीं ऑप्शंस में ही है। ये जो एक ऑप्शन मैंने गिवन दिया, इसमें मैंने तीनों के ही आंसर इसमें पुट करके रखे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन सभी के आंसर्स निकालो और यहाँ पे मैच होता है कि नहीं वो देखो। ओके, तो अब अभी जो है अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हो गए सिंगल एटम्स, ठीक है, क्लोरीन हो गया या सिलिकॉन हो गया, पता चल ही गया सिलिकॉन, जब मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। या यहाँ पे ये बिना न्यूट्रल एटम वाला है, ये नाइट्रोजन हो गया। ओके, ये तो सब एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं अगर आपको कुछ कंपाउंड एलिमेंट्स दूं, जैसे कि वाटर H2, इसका हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास वगैरह ऑल सारी चीज़ें। तो इसमें देखो, इसमें 3 चीज़ें आपको गिवन होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर मास, एक होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चारों आपको गिवन होंगे। ओके, लेकिन यार देखो, हमने अभी क्या प्रैक्टिस किया, हमने सिंगल एलिमेंट्स के साथ हमने प्रैक्टिस किया। तो इसका जो है ना, इसका हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग सिंगल एलिमेंट में ही पहले असेंबल कर देते हैं। इसके ऊपर अभी मत आना, अभी इसके ऊपर मत आओ। पहले मैं आपको एक सिंगल चीज़ है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, मैं अभी क्लियर करता हूँ पूरा।
सपोज H है, जैसे हम अब तक सजा के आ रहे थे वैसे ही सजाएंगे। H का एटॉमिक नंबर कितना है? Z 1। एंड मास नंबर भाई वो हमें पता है 1। एंड H2O, यहाँ पे 2 का भी रोल है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ। 2 क्यों रोल है वो अभी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है O। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 8 है, और यहाँ पे 16। ओके, अभी 2 को मत लिखो, तो मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि बाद में लिखेंगे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको पहले जैसे अरेंज करते तो वैसे ही अरेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूलेस गिवन है। मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालें? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जितना भी जो है एटॉमिक मास हो, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास मतलब ये फॉर्मूला पुट किया जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्यों मल्टीप्लाई है? अच्छा 2 मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं हर जगह 2 मल्टीप्लाई करूँगा। हर एक जो चीज़ें भी गिवन होंगे उसमें मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा। भाई ऐसा 2 मल्टीप्लाई ऐसे डायरेक्टली मत किया करो। ये 2 यहाँ पे गिवन नहीं है, फॉर्मूले का पार्ट नहीं है 2। 2 यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने H2O लिखा है। अभी मैं 2 लिख रहा हूँ डिफरेंट कलर में। H2O लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? H2O। यहाँ पे 2 है ना, हाइड्रोजन का जो यहाँ पे वैलेंसी वो कितना है लिखा है? यहाँ पे 2 लिखा है ना, वैलेंसी 1 होता है। यहाँ पे H2O है ना हाइड्रोजन का, तो इसीलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ बेंजीन का आप जानते हो 10th क्लास में पढ़ा है बेंजीन। C6H6, ओके 6 यहाँ पे लिखना था, C6H6। तो यहाँ पे दोनों के पास में 6 है। स्टार्टिंग को हमेशा देखा जाता है, यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दो, कम हो गया। ओके, सो ज़्यादा कुछ नहीं। सो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये है। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया 2 इंटू 1 प्लस 16। यहाँ पे होल टू द पावर नहीं है, 2 इंटू 1 मतलब केवल 2 को एक ही साथ में, एक के साथ में गुणा करना है, 16 के साथ में नहीं। 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 16 हो गया, आंसर आपका निकल के आ गया 18। ओके, तो नेक्स्ट 9:42। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन H, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन O। देखो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास अगर आपको बोला जाए, पहला चीज़ याद रखना कि जो कंपाउंड आपको गिवन है उसमें कुछ नंबर इस तरीके से तो नहीं लिखा है। इस तरीके से लिखा है तो स्टार्टिंग जैसे कि यहाँ पे H2O, अगर मैं आपसे पूछता हूँ H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये सब जो है ना फिंगर टिप्स में रहना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली बस 15 से 20 सेकंड के अंदर आंसर निकल के आ जाना चाहिए आपके सामने। ओके, बेसिक चीज़ें हैं ना ये सब। मैं आपसे पूछूंगा H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर आपके मन में फटाक से आ जाएगा। मुझे पूछा गया H2O, हाइड्रोजन के पास में 2 है, ऑक्सीजन के पास में कुछ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 ही कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस मुझे इस आदमी ने मुझसे मॉलिक्यूलर मास पूछा है। मॉलिक्यूलर मास या जिसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, तो हाइड्रोजन का ये टेबल भी आपको याद रहना चाहिए, तब जाके थोड़ा बहुत आपको इजी भी हो जाएगा। ये टेबल आपको आंखों के सामने ले आना है। तो जो एटॉमिक मास जो मुझे बोला गया यानी कि 1, 2 इंटू 1,
प्लस करना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। दो ही एटम यहाँ पे हमें गिवन है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मुझे याद है 16। तो यहाँ पे 2 × 1 + 16 तो आंसर हो जाएगा 18। 15 से 20 सेकंड के अंदर आप मुझे बता दोगे कि हाँ भैया H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है आपका 18। उसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, तो आपके दिमाग में ये चलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन्स, सारे प्रोटॉन्स की बात ये करेगा। तो इसीलिए वहीं 2, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास में मैंने कैलकुलेट किया 2, वैसे यहाँ पे प्रोटॉन्स में मैं 2 कैलकुलेट करूँगा इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एच मुझे याद है कितना 1, तो मैं यहाँ पे 2 × 1 लिख दूँगा, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन मुझे याद है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो था 8, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूँगा। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 10। अगले 15-20 सेकंड में आप मुझे आंसर दे दोगे कि हाँ भैया H2O का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हो जाएगा 10। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। प्रोटॉन्स निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब कुछ भी यहाँ पे प्लस माइनस का खेल नहीं है, ये पूरा न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है पूरा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी इसका 10 ही निकलेगा। तो आप मुझे बताओगे कि हाँ भैया H2O का जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर के साथ में इक्वल होता है 10, क्योंकि यहाँ पे ये एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है, यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई खेल नहीं है। वैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो है यहाँ पे थोड़ा सा खेल देखो, ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, न्यूट्रॉन में थोड़ा सा टाइम लगता है, ZPN आराम से निकल जाएगा, सॉरी ZP और E ये तीनों आराम से निकल जाएंगे। Z जो है P वो है, अगर वो एक न्यूट्रल कंपाउंड हुआ तो E भी वही होगा, ठीक है, तीनों सेम हो जाएंगे न्यूट्रल एटम में। लेकिन प्लस और माइनस में इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़ा सा घपला घपला रहेगा। लेकिन अगर बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स में देखो यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास गिवन है। तो न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला है वो हमें क्या है, न्यूट्रॉन हमें क्या मालूम है, A-Z। 1 से 1 को काट दो तो आंसर आ जाएगा 0। 2 × 0 प्लस 16 से 8 को माइनस कर दो, क्योंकि ऊपर का आपको ही पता है मुझे ही पता है A, नीचे का है Z, तो A-Z कर लो, तो 16 - 8 कर लो, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 8। तो अब इसी को एक काटाकुटी कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आंसर आ जाता है यहाँ पे 8। तो 1-2 मिनट के बाद में आपका आंसर आ जाएगा कि हाँ भैया H2O का जो न्यूट्रॉन्स है वो हो जाता है 8। ओके, तो ये पूरा फंडा आप समझे, पूरा का पूरा खेल समझे। अच्छा, मैं एक और कंपाउंड दे देता हूँ, उसके बाद में मैं एक और यहाँ पे कर देता हूँ। इस बार जो है ना, इस बार मैं एक बिना न्यूट्रल एटम का कर रहा हूँ, ओके, बिना न्यूट्रल एटम, बिना देखे करते हैं। कार्बोनेट आयन, इस बार मैं आपको दूंगा कार्बोनेट आयन CO। अच्छा, इस बार हम लोग यहाँ पे 2 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ये थोड़ा गजब हो गया, कोई बात नहीं यार। पहले हम लोग इसका जो है मास निकाल लेते हैं, इसका मास कितना है। अब देखो यहाँ पे कार्बन पे कुछ नहीं है, तो जो मास इसका निकलेगा, इसका जो मास निकलेगा, मास हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पे जो लिखा है इसका कलर भी चेंज हो गया। तो कार्बन का जो मास है, जो उसका एटॉमिक मास है, वो हम लोग कैसे निकालें। कार्बन का जो यहाँ पे हमारा एटॉमिक मास है वो हम लोग कैसे निकालें। कार्बन का यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि 1 लिख देते हैं। 1 इंटू, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो हम लोग 1 लिख देते हैं। 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग 3 लिख देते हैं, इंटू यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 16। तो जो आंसर निकल के आता है वो होता है 60। ओके, तो फिर उसी तरीके से जो प्रोटॉन्स होता है ना, प्रोटॉन्स यहाँ पे वैसे ही आप कैलकुलेट कर लो, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 30।
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 माइनस है, तो यहाँ पे 2 हम लोग ऐड कर देते हैं, 32। एंड जो न्यूट्रॉन है वो आप पिछली बार की तरह कैलकुलेट कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 30। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको होम टास्क आपको करके लाना है। ओके, तो गैस यहाँ पे मैंने आपको कुछ होम टास्क दिए हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो है ना रेडिकल्स वाले हैं, सॉरी ये लोग, हाँ ये रेडिकल्स वाले हैं जिसमें कि ये सभी न्यूट्रल एटम है। ओके, यूरिया का संकेत, और यहाँ पे रेडिकल्स यानी कि इसमें ये न्यूट्रल एटम नहीं है। ओके, तो ये होम टास्क कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।